कहा जाता है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है दोस्त, पंख से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीच विथ नैन में स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये प्रश्न 2018 में आए हुए प्रश्न हैं सुपर टेट की परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए बिना समय गवाए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक परीक्षा 2018 हल प्रश्न पत्र सुपर टेट। ये 2018 में जो सुपर टेट का पेपर हुआ था उसी का कुछ प्रश्न है। जो पेपर हुआ था उसके सभी प्रश्नों को एक वीडियो में कवर कर पाने से थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही थी, इसीलिए इसका पार्ट 2 भी आएगा। अभी इन प्रश्नों को 50 प्रश्नों को शामिल की हूँ, इन्हीं प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए बिना समय गवाए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया है प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है, क्या आवश्यक है। ये प्रश्न जो पहला प्रश्न है ये पैराग्राफ से है, हिंदी का प्रश्न है। ये पैराग्राफ से है। जो पैराग्राफ आता है उसका प्रश्न है। पैराग्राफ का प्रश्न पैराग्राफ के अनुसार ही देना होता है, अपने से नहीं देना होता है, तो मैं उसको भी शामिल की हूँ और पैराग्राफ के अनुसार ही ये उत्तर है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए साक्षर होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2 है अग्नि शब्द का तत्भव रूप क्या होगा। अग्नि शब्द का तत्भव रूप क्या होगा। अग्नि शब्द का तत्भव रूप आग होता है। प्रश्न नंबर 3 है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में द्विगु समास है, द्विगु समास है। जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या है। जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द चक्रपाणी या विष्णु होगा। कंघी का तत्सम शब्द क्या है। कंघी का तत्सम शब्द कंकती है, कंकती है। व्यूह का विलोम शब्द क्या है। व्यूह का विलोम शब्द अव्यूह है। राम का घर दूर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में राम का घर दूर है, इस वाक्य में संबंध कारक है। मेरे प्रश्नों को हल कराने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सुपर टेट के पेपर में कैसा प्रश्न आता है और किस तरह की तैयारी करनी है, किन किन टॉपिकों पर तैयारी करनी है। और किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी भी परीक्षा को सफल करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, उसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी जानना होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो वो बात की बात है, लेकिन इसमें ये क्लियर करना होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। जब इन सबको आप प्रश्नों को देख लेंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि आपको ज़रूरी से ज़रूरी क्या पढ़ना है। और सब कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ना है जो मेन इसके टॉपिक हैं। और ये प्रश्नों को हल करवाने के बाद मैं सुपर टेट सिलेबस को भी डिस्कस करूँगी, जिससे आइडिया हो जाएगी। पहले प्रश्न देख लेते हैं, इससे आइडिया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितना प्रश्न आता है। उसके बाद इसका सिलेबस का भी डिस्कशन होगा। उसके बाद प्रॉपर रूप से सुपर टेट की तैयारी की जाएगी। आप लोग यदि मेरा साथ दिए तो जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करके प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोगों के साथ के ऊपर ही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वीडियो में आपकी क्या कमी रह गई थी, ताकि मैं उसको सुधार कर दूसरी वीडियो में सही बनाऊँ। चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है मैंने कहा होगा वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है। इसमें संदेहवाचक वाक्य है। प्रश्न नंबर 9 है अस कहीं कुटिल भई उठ ठाढ़ी मानहु रोष तरिंगिनी बाढ़ी में मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। दिया है कि अस कहीं कुटिल भई उठ ठाढ़ी मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी में मानहु के द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है। अलंकार को भी हम लोग को ध्यान से पढ़ना होगा। वह अपना सिर खुजलाता है वाक्य में सकर्मक या अकर्मक क्रिया है, तो वह अपना सिर खुजलाता है में सब सकर्मक क्रिया होगा, यहाँ पे क्रिया होगा, मिस प्रिंटिंग हो गई है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। इस प्रश्न से हमें ये भी क्लियर हो गया कि जो रस के हैं नौ रस हैं, उनका स्थायी भाव भी याद करना होगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा प्रत्युत्मन्नमिति। प्रत्युत्मन्नमिति होगा इसका आंसर। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार शब्द में सम उपसर्ग है। शुद्धि का तत्भव शब्द क्या है? तो शुद्धि का तत्भव शब्द यहाँ पे बड़ा वाला सा है, यहाँ पे छोटा लगाना है तो उसका तत्भव हो जाएगा, तो शुद्धि हो जाएगा। मुझे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो मुझे उठा नहीं गया इस वाक्य में भाववाच्य है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो इसके लिए एक शब्द है अधिव्यक्का। ये वाक्यों के लिए एक शब्द से भी 2-3 प्रश्न आते हैं। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? लिखावट में आवट प्रत्यय है। प्रत्यय और उपसर्ग से भी 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखावट प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के पीछे जुड़ता है। जैसे लिख में लिख शब्द है प्लस आवट, ये प्रत्यय है। जब पीछे जुड़ता है तो वो प्रत्यय होता है, वही आगे जोड़ता है तो वह उपसर्ग हो जाता है। काला सागर में कौन सी संज्ञा है? में होगा यहाँ पे। में कौन सी संज्ञा है? काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा को भी पढ़ना है ध्यान से, उसके प्रकार को भी पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल से को भी पढ़ना है। प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? में कौन सा समास है? प्रधानमंत्री में कर्मवाच्य समास है। 20 ऊपर के जो प्रश्न थे वो हिंदी के थे। अब संस्कृत के आएंगे 10 प्रश्न। इनमें सुपरटेट में तीनों भाषा से प्रश्न आते हैं। 20 नंबर हिंदी से आता है, 10 नंबर संस्कृत से और 10 नंबर इंग्लिश से आता है। 4 भाषा से 40 नंबर का प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 20 है प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मवाच्य समास है। अब कुत्र अव्यय का अर्थ क्या होगा? यहाँ से 10 प्रश्न संस्कृत के होंगे। संस्कृत थोड़ी कठिन भाषा है, इसको पढ़ने में थोड़ी गलत भी हो जाए तो उसको कोशिश करूँगी कि सही पढ़ूँ, लेकिन थोड़ी गलती हो जाती है। कुत्र अव्यय का अर्थ है, कुत्र अव्यय का अर्थ कहाँ होता है? ये भी पैराग्राफ से उत्तर था, लेकिन ये फैक्ट वाला था इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येकम में प्रति उपसर्ग है। पठनीय पद में कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय है। पंचग्रामम में कौन सा समास है? ये में होगा, मिसप्रिंट हो गया है। पंचग्रामम में कौन सा समास है? पंचग्रामम में द्विगु समास है। सुखार्थ में कौन सी संधि है? सुखार्थ में दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 26 है सह चौरेभ्यः बिभेति। इस वाक्य में चौरभ्यः पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो चौरेभ्यः पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 27 है एचोड यवाया सूत्र किस संधि का विधान है? एक बार और पढ़ते हैं, देखते हैं। एचोड यवाया ये किस संधि का विधान करता है? अयादि संधि का विधान करता है। इस प्रश्न से हमें यह भी समझ में आ गया कि जो संधियों के सूत्र होते हैं उससे भी प्रश्न बनता है, उनको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे भी। बालिका शब्द में के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बताइए। रूप को भी याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रूप से संबंधित भी प्रश्न आए हैं। जैसे बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है ये बालिका शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप बताइए, तो बालिका होगा। ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करते हैं? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन स्नेहता किस तत्व की है? फ्लोरीन तत्व की है। प्रैक्टिस ये सब प्रश्न देखने से दिमाग थोड़ा काम करता है कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जो लोग
एक भी बार सुपर टेट की परीक्षा में नहीं बैठे हैं, जो बैठे उनको तो थोड़ा अनुभव हो गया होगा, लेकिन जो नहीं बैठे हैं उनको अनुभव के लिए उन्हें प्रश्न देखना ही पड़ेगा। तो उस विटामिन का नाम क्या है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? उस विटामिन का क्या नाम है जिसके आहार में कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? विटामिन सी है। तो विटामिनों से प्रश्न आते हैं किस विटामिन से, जैसे पहले विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, वसा में अघुलनशील विटामिन कौन कौन है, ये सब विटामिन से संबंधित प्रश्न है। नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? नग्न बीज वाले पौधों को अनावृत बीजी कहा जाता है। साइंस का प्रश्न है कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों में ऑक्सीजन जनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है? कौन सी रुधिर वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन जनित रुधिर को मानव हृदय के बाएं अलिंद तक ले जाती है? उस सीरा धमनी का नाम है पल्मोनरी सीरा रुधिर वाहिका। पल्मोनरी सीरा रुधिर वाहिका। एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन कहलाता है। एक जीव की संरचना, कार्य या व्यवहार वातावरण के अनुरूप परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? उसे पम्पास कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम पम्पास है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का क्या नाम है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म धारा का नाम गल्फ स्ट्रीम है। धाराओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, धाराओं को भी हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो की श्रृंखला में। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? कंदला बंदरगाह। डॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? डॉकिंसबर्ग पर्वत दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ये प्रश्न पर्वत वाले टॉपिक में जो वीडियो कवर की गई है उसमें ये प्रश्न करवाया गया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ये भी प्रश्न को कवर करवाया गया है अफ्रीका वाले वीडियो में। अफ्रीका महाद्वीप के जो वीडियो है बनाई हूँ उसमें पार्ट 2 है। महाद्वीप में जो पार्ट 2 है उसमें अफ्रीका का डिस्कशन किया गया है। उसमें ये फैक्ट बताया गया है। अफ्रीका महाद्वीपों से भी प्रश्न आते हैं। महाद्वीपों का वीडियो मतलब चैप्टर टॉपिक कवर किया जा चुका है, एक और उसका पार्ट आना बाकी है जिससे पूरा कवर हो जाएगा। जा करके आप लोग चेक करके पढ़ सकते हैं वहाँ से। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ये इतिहास का प्रश्न है। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस राष्ट्र से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रांग थे। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा शिलालेख कहा जाता है। वुड डिस्पैच घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है। पाठ्य योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता कौन थे? पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता हर्बर्ट थे। मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? तो मकतब में मुस्लिम कालीन प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। प्रयोजन शिक्षण विधि के प्रणेता कौन थे? तो विलियम एच किलपैट्रिक थे। प्रयोजन शिक्षण विधि के प्रणेता विलियम एच किलपैट्रिक थे। प्रश्न नंबर 49 है अव्यय अवरोधन की समस्या मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है?
तो अव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रेरणाता कौन थे? अधिगम के प्राथमिक सिद्धांतों के प्रेरणाता थर्नाइक थे। आज के लिए इतना ही, और आगे के प्रश्न अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, नहीं पसंद आए तो भी कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मेरे वीडियो में क्या कमी रह गई। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।